अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूसुफ पटेल केस, जो कि रिपोर्टेड है पाकिस्तान लॉ डाइजेस्ट PLD 1955 FC पेज है 387। 1952 में लाड़काना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यूसुफ पटेल और उसके दो साथियों को अरेस्ट किया इस ग्राउंड पे कि ये गुंडागिरी करते हैं, और उनसे ये कहा गया कि आप सिक्योरिटी को फर्निश करें ताकि आप ये गुंडागिरी ना करें। जब उन्होंने सिक्योरिटी फर्निश करने से या तो इनकार किया या उनके पास थी नहीं, तो उन्होंने उनको डिटेन कर दिया। ये सारी प्रोसीडिंग जिस लॉ के तहत चल रही थी उसका नाम था सिंध कंट्रोल ऑफ गुंडास गवर्नर एक्ट 1952। ये जो एक्ट था, अगर आप उसको गौर से देखेंगे इसके नाम को, तो ये सिंध कंट्रोल ऑफ गुंडास गवर्नर एक्ट 1952 था। तो इसका मतलब था कि उस जमाने में 1952 में गवर्नर एक्ट बना सकता था। ये आपके लिए शायद अजीब बात हो, मगर यह हकीकत है कि गवर्नर सिर्फ ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था, मगर सिचुएशन के हिसाब से एक्ट भी बना सकता था। एक्ट कैसे बना सकता था इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ। जब ये डिटेन हो गए तो उन्होंने अपील एप्लीकेशन मूव की, किसी ने क्रिमिनल रिवीजन एप्लीकेशन मूव की, किसी ने 491 हेबस कॉर्पस मूव की सिंध चीफ कोर्ट को। सिंध चीफ कोर्ट ने उनको डिसमिस कर दिया, वो चली गई अपील फेडरल कोर्ट में। जब फेडरल कोर्ट में अपील चली गई तो उस वक्त मौलवी तमीजुद्दीन खान केस डिसाइड हो चुका था, जिसमें ये कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि 1947 में वजूद में आई थी, चाहे वो लेजिस्लेशन का काम करे चाहे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम करे, दोनों के लिए गवर्नर के सिग्नेचर जरूरी है। और इस टचस्टोन के बनाते सुप्रीम कोर्ट ने इन यूसुफ पटेल और उनको बरी कर दिया, ये कहकर कि जो सिंध कंट्रोल ऑफ गुंडास एक्ट गवर्नर ने जो बनाया था वो गवर्नर को बनाने के इख्तियार नहीं थे। अब इख्तियार क्यों नहीं थे, ये सारा आपको इस हम केस में बताएंगे। तो ध्यान में ये रखिएगा कि ये केस रिलेटेड है सिंध कंट्रोल ऑफ गुंडास एक्ट के 1952 के, जो गवर्नर ने बनाया था। गवर्नर कैसे बना सकता है, कि आज का गवर्नर बना सकता है एक्ट, तो आज का गवर्नर एक्ट नहीं बना सकता। आपको पता है जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हमारे पास दो एक्ट काम करे थे। एक था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, उसमें यह लिखा हुआ था कि जब तक आपके पास आपका अपना नया आइन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएगी तब तक आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एप्लीकेबल होगा। आपको याद है कि ये एक्ट 1935 में आया था, उस वक्त ये इंडिया कॉलोनी होती थी, इसलिए एग्जीक्यूटिव को बहुत ज़्यादा पावर थे। उनमें से एक पावर ये भी था कि जब गवर्नर ये समझे कि यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज नॉट बीइंग कैरिड आउट, कि नहीं चल पा रही, तो वो जितनी भी बॉडीज हैं कि वो सारे पावर अपने पास ले सकता है, इंक्लूडिंग द पावर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। आपको पता है कि एक्ट वो चीज़ है जो कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी बनाती है, तो जब ये पावर गवर्नर जनरल ले सकता है तो उसका मतलब है कि वो भी खुद लेजिस्लेचर बन गया, अब वो एक्ट इशू कर सकता है। ये लिखा था सेक्शन 93 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, और इसका इक्वल या पेरी मटीरियल प्रोविजन था सेक्शन 45 में, जिसके तहत गवर्नर जनरल ये लेजिस्लेटिव पावर खुद अक्वायर कर सकता था। यही पावर अक्वायर किए थे गवर्नर जनरल 1952 में, और इसलिए जो सिंध कंट्रोल ऑफ गुंडास को गवर्नर्स एक्ट 1952 का नाम दिया गया था। ये कैसे कंट्रोल हुए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो स्पेशल पावर थे ये थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के सेक्शन 8 के सब सेक्शन 2 के सी में ये लिखा हुआ था कि जो अपॉइंटेड डे है, अपॉइंटेड डे का मतलब है जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इन्फोर्स होगा यहाँ पर, उसके बाद गवर्नर जनरल के ये पावर्स और गवर्नर के वो पावर्स जो पहला गवर्नर जनरल डेराइव करता था 55 सेक्शन से और गवर्नर डेराइव करता था 93 सेक्शन से, वो खत्म हो गए। इसका मतलब है कि अब गवर्नर जनरल लेजिस्लेचर के पावर नहीं इस्तेमाल कर सकता था और एक्ट पास नहीं कर सकता था। अगर बात यह है तो फिर 1952 में गवर्नर ने वो एक्ट सिंध कंट्रोल ऑफ गुंडास गवर्नर एक्ट कैसे पास किया, इसका भी मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं ताकि आपको यूसुफ पटेल के समझ में आ जाए। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 में यह लिखा हुआ था कि कुछ अर्से तक
गवर्नर अगर ये समझते हैं कि 1935 का जो एक्ट है, जो कि इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे अमल में आ रहा था, उसमें चाहे तो कुछ चीज़ ऐड कर सकता है, कुछ चीज़ से डिलीट कर सकता है, मगर उसी सेक्शन 9 में जिसके तहत 1 के तहत को ये पावर दिए गए थे गवर्नर को, उसके 5 में ये लिखा था कि ये पावर गवर्नर जनरल सिर्फ और सिर्फ 7 महीने यानी कि 31 मार्च 1947 तक ही इख्तियार कर सकता है। उसके बाद गवर्नर जनरल के पास ये पावर भी नहीं होगी, यानी कि वो 1935 के एक्ट को छेड़छाड़ भी नहीं कर सकेगा। ये लिखा था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के सेक्शन 9 के सबसेक्शन 5 में। अब हुआ ये कि जब इंडिपेंडेंस हुई तो बहुत से सूबों में बड़े मसले थे, किसी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर नहीं था, तो वो जो सेक्शन 93 था जिसके तहत गवर्नर को एक्ट पास करने के पावर्स थे, क्योंकि वो ओमिट हो चुका था, तो और गवर्नर जनरल के पास 12 लिए इख्तियार थे कि जी वो दोबारा उसी सेक्शन को वापस इंसर्ट कर सकता है। तो गवर्नर जनरल ने यही किया, वो जो सेक्शन 93 था उसको दोबारा री इंसर्ट कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में एज अ सेक्शन 92A, यानी कि वो एज अ 93 नहीं आया, 92 आया, क्योंकि ये अमेंडमेंट के जरिए आया। मगर ये अमेंडमेंट उन्होंने की थी 18 जुलाई 1948 को। इसके वो पावर के गवर्नर जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1930 में चेंजेस ला सकता है, वो क्योंकि 31 मार्च 1948 को ख़त्म होने थे। मगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया कि 19 मार्च को 1948 को वो जो स्पेसिफिकेशन थी टाइम की 7 महीने की, उसको 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया। यानी कि अब गवर्नर जनरल के पास इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को चेंज करने की पावर 31 मार्च 1948 से बढ़कर 31 मार्च 1949 तक हो गए, और इसी एक्सटेंडेड टाइम में 18 जुलाई 1948 को गवर्नर जनरल ने जो सेक्शन 93 था जिसके तहत गवर्नर सूबों में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के पावर एक्वायर करके एक्ट पास कर सकता था, वो वापस इंसर्ट कर दी एज ए सेक्शन 92A। मगर इसमें एक मसला था। एक मसला ये था कि उसको जो अमेंडमेंट एक्ट था पास तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था, मगर गवर्नर जनरल के इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं थे। महाराज उस जमाने में क्योंकि ये इश्यू ही नहीं था, तो इसलिए वो अमेंडमेंट इंसर्ट हो गई। इंसर्ट होने के बाद गवर्नर जनरल के पास पावर वापस आ गए कि जी सिचुएशन अगर ऐसी हो तो वो एक्ट भी पास करता, और इसी सिचुएशन और इसी पावर्स के तहत गवर्नर जनरल ने सिंध कंट्रोल ऑफ गुंडास गवर्नर एक्ट 1952 पास किया था, जिसके साथ मैंने आपको बताया यूसुफ पटेल और उसके दूसरे साथी पहले अरेस्ट हुए, फिर डिटेन हुए। ये थी वो सिचुएशन। ये अपील चल रही थी फेडरल कोर्ट में, और उससे पहले मौलवी तमीजुद्दीन खान केस डिसाइड हो चुका था। मौलवी तमीजुद्दीन खान केस के डिसीजन के बाद जब ये लीगल क्राइसिस आ गया था, तो फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया कि सेक्शन 42 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत गवर्नर जनरल ने ऑर्डिनेंस इशू कर दिया। गवर्नर जनरल के ऑर्डिनेंस में यह कहा गया कि जी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है जो इनवैलिड हो गए मौलवी तमीजुद्दीन खान के इस डिसीजन के बाद, उसको हम रिट्रोस्पेक्टिवली वैलिडेट कर सकते हैं। गवर्नर जनरल ने उसको रिट्रोस्पेक्टिवली वैलिडेट कर दिया। तो जब आर्ग्यूमेंट होने लगे यूसुफ पटेल केस में फेडरल कोर्ट में, तो मौलवी तमीजुद्दीन खान केस आ गया था। तो यूसुफ पटेल के वकीलों ने पहली पॉइंट ये उठाई कि जनाब देखिए, वो तो जो दूसरी पॉइंटें हमने चीफ कोर्ट में उठाई थी, हम हमारे पास न्यू लीगल पॉइंट आ गई है, और लीगल पॉइंट कोई भी हो तो किसी कोर्ट में कोई भी किसी वक्त भी उठा सकता है। उन्होंने कहा देखिए जी, ये जो अरेस्ट हुए थे या डिटेन हुए थे वो हुए थे सिंध कंट्रोल ऑफ गुंडास गवर्नर एक्ट 1952 के तहत। गवर्नर की ये जो पावर थे, एक्चुअली ये पावर तो खत्म हो गए थे अपॉइंटेड या डे यानी कि 15 अगस्त 1947 में, मगर ये पावर क्योंकि दोबारा वापस आए थे 18 जुलाई 1948 को, जब गवर्नर जनरल ने सेक्शन 9 के सबसेक्शन 1 जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था उसके तहत ये वापस पावर लेकर आया था। मगर ये जो वापस लाने के जो पावर थे वो एक्चुअली गवर्नर जनरल के 7 महीने तक थे, जो कि 31 मार्च को खत्म हो गई थी। और ये जो डेट 1 साल के लिए बढ़ाई गई थी वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बढ़ाई थी एक अमेंडमेंट एक्ट के तहत, और उस पर गवर्नर जनरल के सिग्नेचर नहीं थे। तो अगर प्रिंसिपल अप्लाई करे जो हेल्ड किया गया था मौलवी तमीजुद्दीन खान केस में, तो इसका मतलब है वो एक्सटेंशन जो
मिली थी या जो अमेंडमेंट जिसके तहत एक्सटेंशन मिली थी वो इनवैलिड हो गई। जब वो इनवैलिड हो गई तो इसका मतलब है कि 18 जुलाई 1948 को गवर्नर जनरल के पास ये पावर नहीं थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को चेंज कर सके। जब वो पावर नहीं थे तो इसका मतलब थे कि सेक्शन 92A इंसर्ट नहीं कर सकता था। जब सेक्शन 92A इंसर्ट नहीं कर सकता था, सेक्शन 92 वही था जिसके तहत गवर्नर को लेजिस्लेटिव पावर अक्वायर हो जाते थे और वो एक्ट पास कर सकता था। इसका मतलब है जब सेक्शन 92A इंसर्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब है गवर्नर के पास पावर नहीं थे सिंध के, और जब गवर्नर के पास पावर नहीं थे तो ये एक्ट कैसे पास कर सकता था। ये था बेसिकली थर्स्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स यूसुफ पटेल के साइड से। गवर्नमेंट ने ये स्टैंड लिया कि भाई देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एक्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन नेचर के, क्योंकि उनको गवर्नर जनरल का असर नहीं था तो वो इनवैलिड करा गए, मगर इनकी वैलिडिटी दोबारा वापस आ गई थी। कैसे आ गई थी? वो जी जो गवर्नर जनरल ने जो इमरजेंसी पावर ऑर्डिनेंस 1955 प्रोमलगेट किया था, जिसमें ये कहा गया था कि वो जो जितने भी एक्ट थे जिनको गवर्नर जनरल ने असेंट नहीं दिया या साइन नहीं दी वो समझा जाएगा उनके ऊपर साइन हो गई, इसलिए वैलिड पीस ऑफ लेजिस्लेशन हो चुके हैं रिट्रोस्पेक्टिवली। तो अब ये पॉइंट डिस्कस हो रही थी कि क्या गवर्नर जनरल के पास ये पावर थे ऑर्डिनेंस के तहत कि वो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर को रिट्रोस्पेक्टिवली वैलिडेट कर सकते। सुप्रीम कोर्ट कहा ऐसा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का जो ग्राउंड था, जो रीजन था, वो ये था कि देखिए भाई गवर्नर जनरल ऑर्डिनेंस के पावर डिराइव करता है 1935 के एक्ट सेक्शन 42 के तहत। अब ऑर्डिनेंस के साथ दो चीज बिल्कुल ही अटैच होती है, एक कि वो टाइम स्पेसिफाइड होता है, दूसरा ये कि ऑर्डिनेंस की लिमिटेशन और पावर उतने ही होते हैं जितने एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिर्फ इसको समझाने के लिए बता दूं कि हमारे सेक्शन आर्टिकल 8 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में है कि कोई भी पार्लियामेंट का एक्ट जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगा वो वाइड होगा। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट का एक्ट फंडामेंटल राइट के खिलाफ नहीं जा सकता। ये लिमिटेशन अगर एक्ट में है तो ये लिमिटेशन ऑर्डिनेंस में है, और प्रेसिडेंट भी ऐसा कोई ऑर्डिनेंस आर्टिकल 89 के तहत पास नहीं कर सकता जिसके तहत वो फंडामेंटल राइट्स को एब्रेज कर सके या कम कर सकते या उसको वो ख़त्म कर सके। तो इसका मतलब है ऑर्डिनेंस की लिमिटेशन और एक्ट की लिमिटेशन बिल्कुल एक जैसी है। तो वापस आते हैं जी यूसुफ पटेल केस में। यूसुफ पटेल केस में फेडरल कोर्ट ने ये कहा कि देखिए गवर्नर जनरल के पास ऑर्डिनेंस की पावर है मगर उसकी लिमिटेशन है, वो सिर्फ वही ऑर्डिनेंस पास करता है जो कि उस वक्त का लेजिस्लेचर एक्ट पास कर सकता है, और लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स में एक्ट नहीं पास कर सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी का काम है। जब लेजिस्लेचर वो एक्ट नहीं पास कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन नेचर का, या लेजिस्लेचर इवन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी के लॉ को वैलिडेट नहीं कर सकता, तो इसका मतलब फिर गवर्नर जनरल भी नहीं कर सकता। ये उसकी लिमिटेशन है, जो इसलिए ये नहीं कर सकता। बहुत से आर्ग्यूमेंट्स हुए, 12 आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड कर दिया कि when you cannot legislate you cannot validate। इसका मतलब है जब गवर्नर जनरल कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग नहीं कर सकता, उसकी लेजिस्लेशन नहीं कर सकता, तो इसको रिट्रोस्पेक्टिवली या प्रोस्पेक्टिवली या किसी भी में वैलिडेट भी नहीं कर सकता। जब ये बात क्लियर होगी कि वो वैलिडेट नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि सारी सिचुएशन दोबारा रिवर्स कर देते हैं। इसका मतलब है कि वो जो एक्सटेंशन वाला टाइम था जिसके तहत गवर्नर जनरल को ये पावर दिया गया कि आप गवर्नर्स को पावर दे दें, 92A इंसर्ट करके वो ख़त्म हो गया, एक्सटेंशन का टाइम ख़त्म हो गया। एक्सटेंशन का टाइम ख़त्म हो गया तो इसका मतलब है कि 31 मार्च 1948 के बाद गवर्नर जनरल के पास ये पावर ख़त्म हो गए। तो अगर ये पावर उस वक्त ख़त्म हो गए तो 18 जुलाई 1948 को जो गवर्नर जनरल चेंज लाकर 92A इंसर्ट कर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में, वो इनवैलिड हो गई। अगर वो इनवैलिड हो गई तो गवर्नर जनरल के पास पावर नहीं बचे कि आप एक्ट पास करें। अगर वो पावर नहीं बचे उसके पास एक्ट पास करने के, तो 1952 का सिंध कंट्रोल्स ऑफ गुंडास गवर्नर एक्ट इनवैलिड है। अगर ये इनवैलिड है तो फिर डिटेंड क्यों है? इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको फेडरल कोर्ट ने, मेरे ज़बान से बार बार कभी कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहता था क्योंकि हमें आदत सुप्रीम कोर्ट की, वरना उस ज़माने में सुप्रीम कोर्ट बेसिकली फेडरल कोर्ट होती थी। तो फेडरल कोर्ट ने उनको सेट फ्री कर दिया। तो नटशेल में मैं आपको बताऊं
उस वक्त इशू ये आ गया कि मौलवी तमीज़ुल खान केस के बाद जब सारे एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के जिन पे गवर्नर जनरल की सिग्नेचर नहीं थी वो इनवैलिड हो गए, तो उनकी वैलिडिटी आप गवर्नर जनरल एक ऑर्डिनेंस के जरिए, इमरजेंसी पावर ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं कर सकता। जब वो नहीं कर सकता तो इसका मतलब है वो सारे एक्ट उसी वक्त तक भी इनवैलिड ही रहे। जब वो इनवैलिड रहे एक्ट, तो इसका मतलब है कि गवर्नर जनरल के पास जो पावर आ गए थे दोबारा 7 महीने के बाद अमेंडमेंट के जरिए वो भी इनवैलिड हो गई। अगर वो इनवैलिड हो गई तो गवर्नर जनरल के पास एक्सटेंडेड टाइम नहीं था, तो गवर्नर जनरल सेक्शन 92A जिसके तहत गवर्नर्स को एक्ट पास करने के पावर आ गए वो भी खत्म हो गए। जब वो खत्म हो गए तो सिंध कंट्रोल ऑफ हुंडास गवर्नर एक्ट भी खत्म हो गया। तो ये था यूसुफ पटेल केस में बेसिकली लीगल पॉइंट। कोशिश की कि मैं इसकी टेक्निकलिटी भी ना जाऊं क्योंकि ये एक्स्ट्रा टेक्निकल है और एक्स्ट्रा टेक्निकल सिर्फ एडवोकेट्स और लॉयर को समझ में आएगा मगर कमाल आदमी को नहीं समझ में आएगा। यूसुफ पटेल केस के बाद फिर वही लीगल क्राइसिस आ गए जो मौलवी तमीज़ुल खान केस में थे। तो इसको सिचुएशन को कवर करने के लिए अब फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि एक वो रेफरेंस बनाए और फेडरल कोर्ट को भेजे कि जनाब अब ये जो सिचुएशन है कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ इनवैलिड हैं, बहुत सी चीज़ों पे अमल हो चुका है, अब उनको वैलिडेट कैसे किया जाए। हमारे पास आया कि पाकिस्तान की जूरिस्प्रूडेंस में ऐसा कोई लॉ है या दुनिया की जूरिस्प्रूडेंस में ऐसा कोई लॉ है जिसके तहत हम वैलिड करें। इसको डिसाइड किया था अपना फेडरल कोर्ट ने गवर्नर जनरल रेफरेंस केस में। और उन्होंने कहा था कि आप इसको वैलिडेट कर सकते हैं अंडर द लॉ ऑफ स्टेट नेसेसिटी, नजरिया ज़रूरत। तो एक दो बार फिर मैं आपको बताता हूँ कि नजरिया ज़रूरत न तो मौलवी तमीज़ुल खान केस में था, नजरिया ज़रूरत न तो यूसुफ पटेल केस में था। बेसिकली नजरिया ज़रूरत आया था गवर्नर जनरल रेफरेंस केस में और वो इसलिए आया था कि सुप्रीम फेडरल कोर्ट ने ये कहा कि आप इसको टेम्पररी वैलिडेट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एक्ट को किसी लॉ के तहत नहीं, किसी ऑर्डिनेंस के तहत नहीं, किसी एक्ट के तहत नहीं, सिर्फ अंडर द लॉ ऑफ नेसेसिटी। तो नजरिया ज़रूरत पाकिस्तान की जूरिस्प्रूडेंस में फर्स्ट टाइम इंटर हुआ गवर्नर जनरल रेफरेंस केस में। तो ये था बेसिकली यूसुफ पटेल केस। थैंक यू वेरी मच सर।